जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके फर्दर भी जो सवाल हो, नीचे डॉक्टर उस्मान का नंबर व्हाट्सएप का मैं भेज रहा हूँ, आप उनको अपने सवालात भेज सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, 4 सवाल हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो फैटिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, फैटिंग के बारे में कुछ टिप्स मांगे गए हैं, ऑस्ट्रेलियन कैटल को किस किस्म के शेड में रखा जा सकता है, और लोग पूछ रहे हैं जो आप प्रोटोकॉल लगाते हैं इसके रिजल्ट्स ज़रा शेयर कर दें। तो सबसे पहले फैटरिंग के हवाले से ये साहब ने सवाल पूछा है जी। ये पूछ रहे हैं कि फैटरिंग एनिमल्स का रेट इस वक्त, अगर आप मार्केट से जानवर लेने जाते हैं तो इस वक्त करंट रेट क्या चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। वैसे एक मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 130 बच्चे रखे गए थे और दिसंबर के एंड पे और मार्च की 7-8 तारीख को उनको मार्केट में निकाल दिया गया है। तो उस हवाले से रिपोर्ट मैंने बना ली है, वो पूरी रिपोर्ट आपको शेयर कर देंगे 2-4 दिन तक इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए आपके सवाल का जवाब मैं दिए देता हूँ कि रेट इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है जी, वो तकरीबन 310 से लेकर 330 रुपये तक चल रहा है। अब इसमें ज़्यादातर लोग जो आपके मार्केट में जानवर दे रहे हैं तो कुछ वज़न करके देते हैं और कुछ जो है वो खड़े जानवर का रेट, जिसको हम कहते हैं ना पुठा, उसके हिसाब से भी सेल हो रहे हैं। तो आपने जो रेट कैलकुलेट करना है वो आपने करना है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने 300 रुपये किलो जानवर लिया है, उसको मैं अपने फॉर्म पर लेकर आता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया है वो भी इसकी परचेज में डलेगा। फिर एक दिन के बाद मैं उस जानवर का वज़न करूंगा, क्योंकि एक दिन के बाद उस जानवर का जो जिस्म में जो पानी होगा वो यूरिन के ज़रिए सारा निकल चुका होगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड ये है कि जानवर को पानी पिला पिला के उसको ठीक ठाक मोटा कर दिया जाता है। तब आपने देखना है कि एक्चुअल में रेट आपको क्या पड़ा है। तो अमूमी तौर पर अच्छी परचेज के साथ जो है 320 से 330 रुपये किलो लाइव जानवर का इस वक्त आपको रेट मिलेगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे मार्केट के अंदर जो स्लाटर हाउसेस का जो रेट है, वो हमें पीछे कुछ स्लाटर हाउसेस में जानवर दिए हैं, तो 650 रुपये जो है वो गोश्त का रेट हमें लगा था जी। 650 रुपये किलो गोश्त का रेट, और सलाखतें इसके अलावा जी वो 5500 रुपया एक जानवर का हमें दिया गया। और रेट में एक और चीज़ बता दूं आपको, जो स्लाटर हाउस वाले हैं ना जी, वो वज़न के हिसाब से उनका जो रेट है जी वो ऊपर नीचे होता है। तो अगर 145 से 150 किलो आपके जानवर में गोश्त है तो उसका काफ़ी अच्छा रेट जो है आपको मिल जाता है। और उनकी कोशिश होती है कि जानवर उनके पास जो है वो ऐसा हो जो 300 से 325 के बीच में हो, उसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं। 2 चीज़ें होंगी। तीसरे नंबर पर किराया मैं बता दूँ आपको कि जब जानवरों को जब वो तैयार हो जाते हैं स्लाटर हाउस में लेके जाया जाता है, तो हमें जो स्लाटर हाउस ने 500 रुपया फ़ी जानवर उसकी मद में हमें दिया है। तो हमारा डिस्टेंस मेरा ख्याल है कुछ 100 किलोमीटर होगा जी स्लाटर हाउस से। अब ये मुझे नहीं पता कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वो किराए की मद में पैसे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, इसका मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। लेकिन हमें 500 रुपया फ़ी जानवर जो है ये दिया गया था, और लेकिन हमारा किराया था 1000 रुपया फ़ी जानवर। तो 500 स्लाटर हाउस ने दे दिया, 500 जो है वो हमारी जेब से चला गया, वो हमने फिजिबिलिटी में वो शामिल कर लिया। अच्छा, अब टिप्स के हवाले से फैटनिंग में एक तो टिप में अक्सर बारहा ये बात होती है कि जानवर छोटा नहीं लेना। कई सारे लोग, बल्कि एक साहब मुझे याद है, वो कह रहे थे कि हम एनिमल परचेज करने जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम ये है कि हम 200 किलो से ऊपर वाले जानवर भी लेंगे और 100 किलो से ऊपर वाले जानवर भी लेंगे। उनका आइडिया ये था कि ये 200 वाले जब तैयार हो जाएंगे तो जो 100 किलो वाले हैं वो पीछे से 200 की रेंज में आ जाएंगे, तो उनका सर्कल चल जाएगा। तो मैंने उनको मना कर दिया था। और ऐसे ही है, आपने छोटा जानवर नहीं लेना, आपने बड़ा जानवर लेना है जो कम से कम 225, 230, 240 किलो वजन का हो, वो ज़्यादा बेहतर है जी। और ये वज़न मैं बता रहा हूँ जब ये आपके पास फार्म पर आ जाए और उस वक्त आप इसका वज़न करें तो 225 से नीचे नहीं होना चाहिए अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। थोड़ा बड़े साइज़ का जानवर लें, वो आपको ज़रा ग्रोथ भी अच्छी देगा, बजाय इसके कि आप बिल्कुल छोटे से स्ट्रक्चर का जानवर लें तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ वो नहीं होगी। बच्चों का फ़ायदा ज़्यादा है कट्टों के मुकाबले में जी। और एट दी एंड जानवर जितना ज़्यादा देसी और जिसकी झालड़ ज़्यादा हो और जिस्म ज़रा चमड़ी मोटी हो, हल्की ढीली ढाली हो, उसका रेट ज़रा ज़्यादा मिल जाता है।
अब जब आप फार्म पे जानवर ले आएंगे तो अगला टिप ये है जी कि आप जब इनकी फीडिंग करें तो हफ्ते के बाद या कम से कम 10 से 15 दिन के बाद इनका वजन लाजमी करें। पहले एक या दो वजन पे वो जानवर जो आपका वजन नहीं कर रहे उनका ग्रुप अलहदा कर दें। हो सकता है कि वो ऐसे जानवर हों जो आपके बाकी जानवरों से कंपटीशन की वजह से खुराक ना हासिल कर पाते हो, तो उनको अलहदा कर दें। अलहदा करके उनकी जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी आपने उनका फीडिंग को तय करना है या अगर आपने कोई मल्टी वाइटामिन देने हैं, उसके बाद अगले वजन पे भी अगर वो खातर खा वजन ना बढ़ाएं तो इस किस्म के जानवर को मैं कहता हूं कि दौराने फैटनिंग ही निकाल देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको 70 दिन पे या 90 दिन पे लेके चलना है। कोई एक ऐसा जानवर है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं जो मुताल्लिका या जो आपका रिक्वायर्ड वेट है अगर वो नहीं ले रहे तो उनको महीने के बाद ही निकाल दें ताकि ज़्यादा बड़े नुकसान में आपको वो ना डाल दें। ठीक है जी। और इसके बाद एक डॉक्टर लाजमी रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपके पूरी फीडिंग को भी मैनेज करे, आपके जानवरों का वेट जो है वो भी रिकॉर्ड करे, वैक्सीनेशन भी करे, डिवर्मिंग भी करे और इन सारे मामलात को जो है आपके लिए आपके फार्म पे देखे। अगला सवाल है जी कि क्या हम ऑस्ट्रेलियन कैटल को अपने रवायती शेड में रख सकते हैं जिसमें खुरली होती है, छत है और 3 साइडों से शेड बंद की। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास एक फार्मर है, उनका भी कुछ ऐसा ही शेड है, छत है जी और खुरली है। जहाँ पे खुरली पे जानवर खड़े होते हैं पूरी दीवार है, राइट से भी दीवार है, लेफ्ट से भी दीवार है, दीवारें ही दीवारें हैं। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें भाई बात ही है कि वो जानवर लेना चाहते हैं वलेती, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बताया उनको, कहते हैं हर जानवर की एक रिक्वायरमेंट है। कहने को बहुत आसान है कि हम जी यहाँ पे आप एयर कूलर लगा देंगे, हम एसी लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भाई अगर आपका शेड जानवरों के लिए ओके नहीं है तो भाई आप एसी लगा लें, आप एयर कूलर लगा लें, आपका जानवर कंफर्टेबल नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, नुकसान से बचें। देखिए जी, एक फार्मर मुझे कल कह रहे थे कि सर आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, हम तो इसको करना चाह रहे थे, बड़े शौकीन है। मैंने उनसे कहा जी कि आज का दिल टूटना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि कल को आप 4, 5, 6 जानवर ले आएँ और कुछ 40-45 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दें, आपके जानवर ख़राब हो जाएँ, तब जो दुख होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और आज का दुख उस दुख के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो हमारा काम है जी आपको आगाह करना, शेड ऐसा बनाए जिसके चारों साइडें खुली हों, ना राइट पे ना लेफ्ट पे ना आगे ना पीछे, दीवारें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा रख के बनाए, हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए, शावर्स पंखों का बंदोबस्त होना चाहिए और शेड की छत या तो सिरकी की बना लें, ठंडी छत होगी। अगर आपने वो लोहे का शेड बनाना तो कम से कम टॉप 35 फुट पे हो ताकि जानवर की जो धूप की हीट है वो नीचे जानवर तक ना आए। और जानवर को शेडेड एरिया में छत के नीचे भी कच्ची जगह चाहिए हो जहां पे फैंस लगे हों और जानवर अपने आप को कंफर्टेबल कर सके, आराम सुकून में रख सके। भाई मुआवजे नहीं होने, ठीक है जी, हाँ हो भी सकते हैं अगर आप बहुत नेक हैं जी, अगर वलायत के आला दर्जे में पहुंच गए हैं, तो हम तो खैर नहीं है। तो हमने ये मामला देखे हुए हैं जी, जानवर नहीं संभाले जाते और बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही है जी, जैसे जून जुलाई अगस्त चढ़ना है, हमारे पास जो फुली वेंटिलेटेड शेड्स हैं वहाँ पे भी लोग यकीन करें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के चक्करों में, नमी को कंट्रोल करने के चक्करों में बड़े जो है ना जी स्टेप्स ले रहे होते हैं। और अगर आपके पास है ही सारा बंद खाना है जहाँ पे आप एयर कूलर लगाना चाहते हैं या छत के 4 पंखे इजाफे लगाना चाहते हैं, आप बिलीव करें मसलों के अंदर फंस जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इस किस्म के मसले में फंसें। अगर आपको शौक़ है, आप करना चाहते हैं, पहले मुनासिब सा शेड बनाएं, थोड़ा सा वेंटिलेटेड रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवर भी रखें, शौक़ भी पूरा करें और डेफिनेटली आगे इसमें अपने आप को एक्सेल करें। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा नाकाम हो और कल कोई बंदा ये सोशल मीडिया पे आके बताए कि जी ये काम ना करें, ये ठीक नहीं है, इसमें ये नुकसान है, इसमें वो नुकसान है। तो काम को जो उसका सही तरीका है उसके तहत करें, फिर बाकी बातें बाद की हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। अगर हम काम ही सही तरीके से नहीं करते, बाद में हम कहिए काम ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये हमारा कसूर है। आखिरी सवाल ये है कि जो प्रोटोकॉल लगाते हैं आप जानवरों को गबन करने के लिए हीट में लेकर आते हैं, इनके रिजल्ट शेयर कर दें। मैं आपको भी रिसेंट बता देता हूँ जी, अभी हमने प्रोटोकॉल लगाया था 24 फरवरी को। 24 फरवरी को हमने 25 जानवरों को प्रोटोकॉल लगाया था जी, और उन 25 जानवरों को हमने इंसेमिनेट किया था। 24 तारीख को मैंने पीछे 2 दिन पहले उनको चेक किया जी, प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो उन 25 में से 5 जानवर जो थे वो रिपीट हो गए थे अपने बैये पे।
तो पीछे जो 20 बचे हैं उन 20 में से हमारे पास 15 जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट डिक्लेयर हुए हैं जी। तो 25 में से आप कह सकते हैं जी 15 जो हैं वो हमारे प्रेग्नेंट निकले हैं। इसमें जो नॉर्मल सीमन इस्तेमाल किया गया था वो 11 डोजें नॉर्मल सीमन की थी और बकाया डोजें थी वो सेक्स सीमन के साथ थी। तो ये 60% हमारा रिजल्ट रहा है। तो सर्दी में हमारा 50 से 60 के बीच में अमूमी तौर पे चल रहा होता है। और वो जानवर जो हम प्रोटोकॉल के बगैर जिनको टीका रखते हैं, मतलब फार्म पे कई सारे जानवर होते हैं जो खुद ब खुद भी हीट में आ रहे होते हैं, उनको प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे रिजल्ट जो हैं वो तकरीबन 60 से 75 के बीच में कहीं चल रहे होते हैं। वच्छियों की इसके अलावा जी वच्छियाँ अमूमी तौर पे तकरीबन 75 से 90 के बीच में कंसेप्शन रेट्स जो हैं उनके चल रहे होते हैं। हाँ, अभी एक मेरे स्टूडेंट है, उनका मुझे फ़ोन आया था, वो कहते हैं जी हमने प्रोटोकॉल लगाया है सिंपल हाउसिंग 10-10 जानवरों को लगाया था, कोई भी नहीं ठहरा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें जी, अगर आप प्रोटोकॉल को उसके लवाजमात पूरे नहीं करते रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब लवाजमात क्या हैं? प्रोटोकॉल से पहले जानवर की न्यूट्रिशन बेहतर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, सॉलमेट SALLMATE सॉलमेट एक प्रोडक्ट है मार्केट में गाजी ब्रदर का। मैं प्रोटोकॉल जब लगाता हूँ तो जानवर की डाइट में 50 ग्राम वो ऐड कर देता हूँ, उससे काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 2, जानवर को पहले चेक किया जाता है। वो जानवर जिसकी ओवरीज का यूट्रस का साइज पूरा नहीं है उसको हम प्रोटोकॉल में नहीं लगाते। फ्लैसिड यूट्रस के साथ, स्मॉल ओवरीज के साथ ये प्रोटोकॉल नहीं लगाना चाहिए। सिंपल हाउसिंग या डबल हाउसिंग या G60 जितने भी मैंने बताया ये नहीं लगाने होंगे। पहले जानवर को न्यूट्रिशन बेहतर करें, मल्टीविटामिन्स दें और स्ट्रेस एलिमेंट्स दें ताकि पहले अपने यूट्रस के साइज को बेहतर करें। अब मैं बताता हूँ, मैंने आज से महीना पहले एक अमेरिकन कैटल का ग्रुप था उसको चेक किया, उसमें कुछ 6 के करीब गायें ऐसी थी जिनकी जो यूट्रस एक्टिव नहीं थी, फ्लैसिड थी और ओवरीज का साइज छोटा था। तो हमने फिर उनका प्रोटोकॉल दिया। प्रोटोकॉल में हमने क्या किया मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक इंजेक्शन है माइक्रोफॉस, ये फर्टल वालों का है जी, वो हमने 20 ml लगाया जानवर को गोश्त में। ओवोलिक एक सिरप है जी, ये हमने जानवर को आधा लीटर पिलाया और हफ्ते के बाद रिपीट किया और साथ में सॉलमेट शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद जब मैंने जानवर को दोबारा चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर तो प्रोटोकॉल के दौरान ही ये जो हमने पिलाया चलाया इसके साथ हीट में आ गया और जो बाकी के जानवर थे जब 15 दिन के बाद चेक किया गया तो उनकी ओवरीज का साइज़ भी बेहतर हो गया था। अब वो प्रोटोकॉल के लिए तैयार थे। तो अब हमने उनको प्रोटोकॉल लगा दिया हुआ है। डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि प्रोटोकॉल लगाने के बाद एक जानवर हीट में आ चुका है, वो हमने इंसेमिनेट कर दिया। बाकी के जानवर जो हैं इंशाल्लाह जैसे प्रोटोकॉल चलता जाएगा साथ साथ इंशाल्लाह वो उनको इंसेमिनेट करते जाएंगे। तो कई सारे लोग कहते हैं कि जी आप लिख दिया करें दवाइयों के नाम, तो सर आपसे दरख्वास्त ये है कि आप अपने डॉक्टर साहबान के साथ बैठ के वीडियो देख लिया करें। तो आपके डॉक्टर साहबान जैसे मेरे मुंह से टीके का नाम निकलना है, दवाई का नाम निकलना, ठक उनको पता लग जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि कोई आप, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैंने एक इंजेक्शन का नाम लिया, आप मार्केट में जाते हैं आपको मिलता नहीं है, या आपको उसका कोई मुतबादल दे दिया जाता है, या आपको कई गलत मुतबादल भी दे दिए जाते हैं। मैं तो इस चीज़ों को देखता रहता हूँ। तो डॉक्टर साहबान के साथ बैठ के जब उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो ऑल्टरनेट में मुतबादल भी ढूंढेंगे तो सही ढूंढेंगे। तो जनाब आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद सवाल तो उस्मान साहब का नंबर मैंने नीचे दे दिया, उनसे आप मज़ीद कोई भी सवाल आपके हो आप पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में भी याद रखें, 5 वक्त की नमाज भी अता करें और आपके फार्म पे लेबर या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करें। रमज़ान का महीना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।